हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूँ हिंदी गद्दौली भाग 2 पार्ट जो दोस्तों है वो 6-7 है, परंपरा का मूल्यांकन। जिसका लेखक कौन सा दोस्तों, कौन है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी है परंपरा का मूल्यांकन का लेखक। इसका जो दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिए हैं परंपरा का मूल्यांकन। आज जो दोस्तों आपकी क्लास में बताने वाला हूँ, आज की क्लास में वो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वही प्रश्न आपको आज बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों रामविलास शर्मा का, ऑप्शन नंबर बी लिखा है रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन नंबर सी लिखा अशोक वाजपेयी का, ऑप्शन नंबर डी लिखा यत्यंत्र मिश्र का। बताइए परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा का परंपरा का मूल्यांकन का कृति, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है दोस्तों, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों धर्म के ज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी लिखा है सत्य की परंपरा की ज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी लिखा है कला के ज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इतिहास के ज्ञान से। बताइए प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा बी। क्या होगा, बी करेक्ट होगा कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही आलोचना क्या प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हो। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर बी लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी लिखा है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी लिखा है गुणाकर मूल्य। बताइए परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों सी करेक्ट होगा रामविलास शर्मा। जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। परंपरा के मूल्यांकन के पाठ के रचनाकार जो दोस्तों कौन है, रामविलास शर्मा जी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संकलित है। कितने कवियों संकलित है दोस्तों कविताएं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। बताइए ये तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संकलित है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 7। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 7 कवि के कविताएं संकलित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा जाए तो क्या रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। अगर कल आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखे हैं दोस्तों, तो साथ ही साथ आपको रामविलास शर्मा जी का जो दोस्तों ये परंपरा के मूल्यांकन रचनाकार का आपको जीवनी में बताया गया था दोस्तों। मृत्यु कब कौन सा पुस्तक लिखा और कौन कौन सा पुरस्कार मिले, सारी चीज़ आपको कल सब्जेक्टिव वाला वीडियो में बताया गया। तो आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाके सब्जेक्टिव वाला जरूर देखें। देख लीजिए क्या लिखा है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 10 अक्टूबर 1912 को, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 20 सितंबर 1913 को, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 25 नवंबर 1914 को, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 10 अक्टूबर 1911 को। बताइए रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। क्या होगा 10 अक्टूबर 1912 को हुआ। तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 अक्टूबर 1912 को क्या हुआ, रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था कमेंट करके बताइए कल, क्योंकि कल की क्लास अगर सही से देखे हैं दोस्तों तो आप जरूर ही कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव। ऑप्शन नंबर ए लिखा है पूंजीवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी लिखा है जातिवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है भौतिकवादी व्यवस्था में। बताइए ये साहित्य का परंपरा का ज्ञान पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा समाजवादी में। समाजवादी व्यवस्था में पूर्ण क्या है ज्ञान व्यवस्था संभव है। ठीक है, कल भी आपको ये बताया दोस्तों सभी की क्वेश्चन में कि जब तक सत्य का पूर्ण ज्ञान लेना चाहेंगे तब तो समाजवादी व्यवस्था ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें दोस्तों तो सब्जेक्टिव वाला वीडियो जाके देख ले, क्योंकि पहले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद आपको पूछ दिया रामविलास शर्मा ने बीए कब किया, ये भी कल क्वेश्चन बताया दोस्तों। हर जीवनी के अब जब रामविलास शर्मा जी के परिचय बता रहे थे दोस्तों, तो ये हर चीज़ बताया दोस्तों कि रामविलास शर्मा जी बीए कब किया, कौन सा पुस्तक लिखा, उनको क्या क्या पुरस्कार मिला, कब मिला, ये सब चीज़ आपको बताए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1932, ऑप्शन नंबर बी लिखा 1934, ऑप्शन नंबर सी लिखा 1933, ऑप्शन नंबर डी लिखा 1931। बताइए रामविलास शर्मा बीए कब किया था, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों 1932 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी क्या किए, बीए किया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, साहित्य जो होता है सापेक्ष रूप में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पराधीन होता है, ऑप्शन नंबर बी जर होता है, ऑप्शन नंबर सी परातंत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी स्वाधीन होता है। कल भी ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव वाला वीडियो में लड़ा था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा था, तो साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है आपको ये बताना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, स्वाधीन होता है, स्वाधीन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों वायरंग किस भाषा के कवि थे, वायरंग जो थे दोस्तों किस भाषा के कवि थे। वर्जिल, ये भी आपको बताए थे, वर्जिल, शेक्सपियर और वायरन किस भाषा के कवि थे, आपको ये पूछ रहा है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों हिंदी के कवि थे, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी कवि थे, या ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच के कवि थे। वायरन किस भाषा के कवि थे, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप क्या होगा सी करेक्ट होगा, अंग्रेजी भाषा के वायरन क्या थे, अंग्रेजी भाषा के कवि, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह क्या होती है, संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों क्या लिखा, समाज की तरह, ऑप्शन नंबर बी जंगल की तरह, ऑप्शन नंबर सी शहर की तरह, ऑप्शन नंबर डी परिवार की तरह। बताइए जो होता है साहित्य में विकास प्रक्रिया जो किस तरह संपन्न होती है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों समाज की तरह संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर, समाज की तरह साहित्य में विकास प्रक्रिया जो होता है वो संपन्न होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी विभिन्न क्वेश्चन है, समाज की तरह, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद दोस्तों निराला की सत्य साधना किसकी कृति है, ये सब चीज़ बताया दोस्तों आपको। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप जरूर देखें। चलिए देख लिए क्या लिखा है, निराला की सत्य साधना किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए दुधनाथ सिंह की, ऑप्शन नंबर बी रघुवीर सहाय की, ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा की, ऑप्शन नंबर डी मुक्ति बोध की। बताइए निराला की सत्य साधना किसकी कृति है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, रामविलास शर्मा जी की है। निराला की सत्य साधना किसकी है, निराला की सत्य साधना रामविलास शर्मा जी की है। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है परंपरा का मूल्यांकन किस विधान की रचना है, परंपरा के मूल्यांकन की किस विधान की रचना है दोस्तों। जिस तरह श्रम विभाजन किस तरह के विधा हैं, तो आपको क्या बताया दोस्तों, ये कहानी है, ये जो है सॉरी निबंध है, क्या है ये, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, ये निबंध है, आपको याद रखिए। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ याद कर लीजिए, तो ये नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर ए कहानी है, ऑप्शन नंबर सी बी निबंध, ऑप्शन नंबर डी संस्मरण है, ऑप्शन नंबर डी लघु कथा है। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है, देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, निबंध है। ठीक है, निबंध जैसे श्रम विभाजन क्या है, निबंध है, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखे हैं दोस्तों, उसका विधा क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, निबंध। उसी तरह ये परंपरा का मूल्यांकन का भी क्या है, एक विधा है। ठीक है, याद रखेंगे, परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक विधा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, निराला की सत्य साधना कितने खंडों में रचित है। पूरा निराला की सत्य साधना कौन लिखा, रामविलास शर्मा जी, और बोले कितने खंडों में रचित है ये। ऑप्शन नंबर ए 2 खंडों में, ऑप्शन नंबर बी 3 खंडों में, ऑप्शन नंबर सी 4 खंडों में, ऑप्शन नंबर डी 5 खंडों में। बताइए कितने खंडों में निराला की सत्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3 खंडों में, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक थे, निर्देशक बने। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका के एम हिंदी संस्थान का, ऑप्शन नंबर जे एम हिंदी संस्थान का, ऑप्शन नंबर सी हिंदी साहित्य अकादमी का, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय भाषा परिषद का। बताइए ये भी कल आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में बताया दोस्तों, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने थे, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, के एम हिंदी संस्थान का, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद भी आओ भी क्वेश्चन दोस्तों, प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रेमचंद्र कब लिखा और उनका युग कब लिखा दोस्तों? प्रेमचंद्र और उनका युग दोस्तों कब लिखा, ये आपको इस भी आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। देख लीजिए उसके बाद प्रेमचंद्र उनका युग किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रामविलास, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अथेंस किस महादेश में है? अथेंस जो है दोस्तों किस महादेश में, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों यूरोप में है, ऑप्शन नंबर बी एशिया में है, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में है। अथेंस किस महादेश में, जिसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी ए होगा यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा, अथेंस यूरोप में है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। यही क्वेश्चन सारा जो दोस्तों आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, यही इसमें से जितना क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं तो सभी परंपरा के मूल्यांकन जो दोस्तों ये सारे विभिन्न क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम से जरूर लगेगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, लेटिन कवि कौन है? लेटिन कवि, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, पूरे परंपरा के मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर करेंगे आज। देख लीजिए लेटिन कवि कौन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए वार्जिल है, ऑप्शन नंबर डी वायरंग है, ऑप्शन नंबर शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर डी रेनल माइलिया रिल्के है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए पहले, ये जो रैनन मालिया मिलके है दोस्तों, ये क्या है? ये कवि खंड के है ना कवि, तो ये क्या लिखा है दोस्तों? मेरे बिना तुम पर। वो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका है दोस्तों कि मेरे बिना तुम पर वो कौन लिखा, आपको पूछ देगा रैनन मालिया मिलके ने। और शेक्सपियर जो है दोस्तों इसी कहानी में आपको बताया है कि एक अंग्रेजी कवि है। क्या शेक्सपियर एक अंग्रेजी कवि है? वायरंग जी भी क्या है? एक अंग्रेजी कवि। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर लेटिन कवि कौन है? तो वार्जिल है। लेटिन कवि क्या है? वार्जिल। ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। आपको पूछ देगा वार्जिल का लेटिन कवि कौन है, वो लेटिन कवि इसमें से कौन है, तो आप मारेंगे वार्जिल है लेटिन कवि। ये भी वायरंग भी जो है ये अंग्रेजी कवि, शेक्सपियर भी अंग्रेजी कवि, और रेनल माइलिया मिलके जो है ये मेरे बिना तुम पर वो ये कविता के लेखक है, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन नंबर एक क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अज्ञेय। अज्ञेय का नाम पूरा क्या है दोस्तों? इसका नाम पूरा क्या है? जो हिरोशिमा लिखा है, इस आपका क्लास 10th में क्या लिखा है? हिरोशिमा जो लिखा है ये दोस्तों, ठीक है, कविता में ये है हिरोशिमा। ये अज्ञेय यानी इसका सतीनंद हरिनंद बास्तीय अज्ञेय इनके पूरे नाम है, और इसको शॉर्टकट में अज्ञेय लिखा जाता है। देख लीजिए अज्ञेय ने तार शतक कब संपादित किया था? ये जो अज्ञेय के थे दोस्तों तार शतक कब संपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए 1941, ऑप्शन नंबर बी 1943, ऑप्शन नंबर सी 1945, ऑप्शन नंबर डी 1947। बताइए अज्ञेय तार शतक कब संपादित किया था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा दोस्तों 1943। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लो उसके बाद क्या लिखा है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? कब किया दोस्तों? तो आप 1932 को किया। कब किया? 1932 को याद रखेंगे। और किस विश्वविद्यालय से क्या आपको ये पूछ रहा है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर डी पटना विश्वविद्यालय से। बताइए रामविलास शर्मा ने बीए किस भाषा से किया दोस्तों? 1932 में किस भाषा से किया था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से, है ना। रामविलास शर्मा जी 1932 में बीए किया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापक कार्य किया था? रामविलास शर्मा जी विश्वविद्यालय में क्या किया था? बीए अध्ययन किया था 1932 में। और उसी समय क्या हुआ, उसी विश्वविद्यालय में अध्यापक भी कार्य किया। तो पूछ रहा है कि कौन विभाग में अध्यापक कार्य रामविलास शर्मा जी लखनऊ विश्वविद्यालय में किए थे? ऑप्शन नंबर ए लिखा है संस्कृत विभाग में, ऑप्शन नंबर बी हिंदी विभाग में, ऑप्शन नंबर सी इतिहास के विभाग में, या ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी विभाग में। कौन सा विभाग कार्य किया था, अध्यापक बने दोस्तों वहाँ का? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अंग्रेजी के विभाग में, अंग्रेजी विषय में वो वहाँ क्या थे? अध्यापक बने थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए उसके बाद क्या लिखा है, निराला की सत्य साधना के रचनाकार कौन है। निराला की सत्य साधना के रचनाकार कौन है दोस्तों, अभी पीछे अभी पता है दोस्तों आपको, ये रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, रामविलास शर्मा। जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किन लोगों के लिए सत्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। ये जो है परंपरा के मूल्यांकन, तो आपको पूछ रहा है किन लोगों के लिए सत्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। सबसे शुरू में जब आप चैप्टर पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको बताया जाता है कि सबसे जरूरी सत्यकार की परंपरा ज्ञान किन के लिए आवश्यकता है। आप कोई बता सकते हैं दोस्तों, जब आप चैप्टर पढ़े हों दोस्तों और सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखे हैं तो। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है जो लकीर के फकीर है। ऑप्शन नंबर बी जो रूठीवादी है। ऑप्शन नंबर सी जो सत्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो सत्यकार बनना चाहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जो सत्य की परंपरा ज्ञान उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन का, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए साहित्य का क्या है, युग साहित्य का परंपरा का ज्ञान सबसे जरूरी है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखा दोस्तों, साहित्य सापेक्ष रूप होता है, सब साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए पराधीन होता है। ऑप्शन नंबर बी स्वाधीन होता है। ऑप्शन नंबर सी कलाधीन होता है। ऑप्शन नंबर डी राजधानीधीन होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन है, स्वाधीन। स्वाधीन होता है, सापेक्ष हिंदी सापेक्ष, ये विविया क्वेश्चन दोस्तों साहित्य सापेक्ष में होता है, तो क्या बताएंगे आप, ये स्वाधीन होता है। क्या होता है, स्वाधीन। ऑप्शन नंबर बी आप क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्याक है। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका क्या है, निर्याक है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, प्रतिभाशाली मनुष्य की। ऑप्शन नंबर बी भाग्यवादी मनुष्य की। ऑप्शन नंबर सी परिश्रमी मनुष्य की। ऑप्शन नंबर डी पूंजीपति मनुष्य की। बताइए किसकी भूमिका क्या है, साहित्य के निर्माण में निर्याक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए प्रतिभाशाली मनुष्य की, प्रतिभाशाली मनुष्य। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए खंडित। ऑप्शन नंबर बी अटूट। ऑप्शन नंबर सी प्रवाहित। ऑप्शन नंबर डी ठहराव। बताइए अविच्छिन्न का अर्थ क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, अटूट होता है। अविचित्र का अर्थ क्या होता है, अटूट। अटूट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कौन सा ऐसा देश ऐसा कौन सा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। बोले कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे देश को क्या क्या प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर ए भारत देश। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका देश। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी एथेंस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, एथेंस एक ऐसा देश था, एथेंस एक ऐसा देश था जो गुलाम रहकर भी उसकी सभ्यता को पूरे यूरोप में प्रभावित। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद का आदिम का अर्थ क्या, आदिम का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों आदमी। ऑप्शन नंबर बी प्रति प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी अर्वाचीन। ऑप्शन नंबर डी मानव मानुष। बताइए आदिम का अर्थ क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा अति प्राचीन। आदिम का अर्थ अति प्राचीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। किस वर्ष क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1915 की क्रांति। ऑप्शन नंबर बी लिखा 1916 की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी लिखा 1917 की क्रांति। ऑप्शन नंबर डी लिखा 1918 की क्रांति। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। क्या होगा, सी 1917 की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। देख लो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों धर्म युद्ध। ऑप्शन नंबर बी कर्म युद्ध। ऑप्शन नंबर सी वर्ग युद्ध। ऑप्शन नंबर द्वंद्व युद्ध। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर अब क्या हमारे
सी में होगा दोस्तों, वर्ग युद्ध होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और उसके बाद लिखा है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है समाज, उसके बाद लिखा है शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे किसे दान स्वरूप दिया था दोस्तों। मनी रामविलास शर्मा जी जे पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो गरीबों को, ऑप्शन नंबर बी लिखा है बेरोजगारों को, ऑप्शन नंबर डी सी लिखा है भारत सरकारों को, ऑप्शन नंबर डी लिखा है राज्य सरकार को। बताइए रामविलास शर्मा जी जो है पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे, गरीबों को दे दिया था, बेरोजगारों को, भारत सरकार को या राज्य सरकारों को। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, भारत सरकार को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका समाप्त होगा दोस्तों, और एक से लेकर कितने क्वेश्चन किए दोस्तों आप, 1 से लेकर 30 तक आप क्वेश्चन किए दोस्तों, एब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप सारे क्वेश्चन को आप सही से टिक किए होंगे दोस्तों, टिक नहीं किए हैं, सही आंसर आप नहीं मार पाए तो दोस्तों जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखें और ये वीडियो आगे दोबारा देख लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको क्लियर कर दिए दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, लड़ने वाला है तो दोस्तों। ठीक है, इसीलिए दोबारा वीडियो देख ले, जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख ले और सही से नोट बना के सब्जेक्टिव का सही से याद करने की कोशिश करें। चलिए अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।